गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा प्रकाश की विशेषताएं और वर्ण विक्षेपण की घटना। आज पढ़ेंगे मानव नेत्र की क्रियाविधि। मानव नेत्र की संरचना पहले पढ़ चुके हैं। आज इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं कि कैसे काम करती है। तो देखो कैसे होती है। जब हमारी आंख सामान्य अवस्था में हो, कैसी अवस्था में? सामान्य अवस्था में, तो अनंत दूरी पर रखी गई जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। कैसा बनेगा? स्पष्ट। कब की बात है ये? जब हमारी आंख सामान्य अवस्था में हो तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। और ये जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है। इस पर बनेगा ये रेटिना पर। और जब वस्तु नेत्र के पास हो तो नेत्र लेंस जो है उसकी मांसपेशियां स्वतः ही तनाव उत्पन्न करती हैं। तो जैसे ही पहले ही बताया था कि लेंस जो है अपनी मांसपेशियों से बना हुआ है, मांसपेशी संरचना है। इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है या संकुचनशीलता की क्षमता पाई जाती है। तो जैसे ही नेत्र के पास में वस्तु होती है तो ये नेत्र लेंस जो है इसकी मांसपेशियों की सहायता से ये स्वतः ही एक तनाव उत्पन्न करता है, खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे कि नेत्र लेंस जो है वो बीच में से मोटा हो जाता है। बीच में से कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, क्योंकि आंख इसमें इस तरह से खींचेगी तो बीच में मांसपेशियां इकट्ठी होने लगती हैं और जैसे जैसे इकट्ठी होंगी तो बीच में से मोटा हो जाएगा। इससे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, यानी फोकस जो बन रहा है उसका, वो फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी पास में बढ़ेगी वो वस्तु जो है पास दिखाई देगी। नेत्र के पास रखी फिर ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बन जाता है। तो दोनों ही स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है। अगर यदि वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है तो भी उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनेगा, और वस्तु यदि पास में रखी गई है तो उस स्थिति में भी जो प्रतिबिंब है वो अपना कहाँ बनेगा? रेटिना पर। इस प्रकार से ये जो लेंस जो है, इस लेंस की फोकस दूरी में जो होने वाला जो परिवर्तन है या परिवर्तन की जो क्षमता है या समायोजन की जो क्षमता है, उसी को अपन एक नाम दे रहे हैं, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। वापस देख लो क्या है ये। तो इस प्रकार से लेंस की फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन की जो क्षमता है उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसमें ये भी ध्यान रखें कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब का प्रभाव होता है, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितने समय तक रहता है उसके बारे में देखो। तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब है उसका प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। ऐसे नहीं कोई वस्तु हटा दिया और उसका प्रतिबिंब अपने दिमाग से निकल जाए। यह लगभग 1/16 सेकेंड, इतना 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, यानी प्रति 16 सेकेंड तक आपको दिखाई देगा। वस्तु को हटा लेने के बाद भी 16 सेकेंड के बाद फिर वो दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर है, या तो 16 सेकेंड के हिसाब से हो या इससे अधिक वाली अगर दर है, तो किसी भी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब जो हैं वो बनेंगे। तो नेत्र को वह वस्तु जो है एक चलचित्र की भांति दिखाई देता है। चलचित्र समझते हो? चलचित्र मतलब जो चलते हुए जो चित्र होते हैं, जैसे टीवी के अंदर देखते हैं अपन, उसमें चित्र चलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे ही अपने को स्थिर रखी हुई वस्तु भी ऐसे लगेगी जैसे वो चल रही हो। जैसे पेन है, इसको मैं देखता हूँ तो अगर ये स्थिति से बनती है तो ये अपने को इस तरह से हिलती हुई नजर आएगी ऐसे, तो उसको बोलते हैं चलचित्र। तो उस चलचित्र की भांति अपने को दिखाई देती है। अब देखो, दृष्टि से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिनमें 3 परिभाषाएं हैं ये। दृष्टि परास, निकट बिंदु या इसी को अल्पतम बिंदु भी कहते हैं, दूर बिंदु या इसी को दूरस्थ बिंदु भी कहते हैं। तो 3 परिभाषाएं देखो क्या होती है। तो
पहला देखो दृष्टिपरास या दृष्टि क्षेत्र भी कहा गया है। तो दृष्टिपरास या दृष्टि क्षेत्र का मतलब नेत्र की सामान्य अवस्था में नेत्र का जो निकट बिंदु है और दूर बिंदु है, इन दोनों के मध्य की दूरी जिसमें वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे ही दृष्टिपरास कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो दृष्टिपरास या दृष्टि क्षेत्र यानी देखने का स्थान कि कितनी दूरी तक अपन वस्तु को देख सकते हैं। जिसके दो बिंदु होते हैं, जिसमें एक बिंदु है निकट बिंदु जो होता है अपना 25 सेंटीमीटर तक, और एक होता है दूर बिंदु जो होता है अनंत तक। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की ये वो दूरी है जहां वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसी को क्या कहेंगे? दृष्टिपरास। अब दूसरी परिभाषा दें, निकट बिंदु या अल्पतम बिंदु। नाम से पता लग रहा है निकट, निकट का मतलब पास, ये पास रखी वस्तु का बिंदु होता है। तो इसमें देखो नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब कम से कम दूरी, जो कितनी है 25 सेंटीमीटर, जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी बिंदु को क्या नाम दिया है? निकट बिंदु। जो कि नाम से पता लग रहा है निकट बिंदु या अल्पतम, अल्पतम का मतलब कम से कम। तो कम से कम दूरी है ये वस्तु की और नेत्र के बीच, जो कम से कम दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसी पर अपने को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यदि इसको रखते हैं तो फिर वही वस्तु अपने को धुंधली दिखाई देने लगती है। जैसे कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, यहाँ से अपन किसी वस्तु को देखते हैं या कोई किताब पुस्तक पढ़ते हैं तो वो अपने को स्पष्ट रूप से उसके अक्षर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसको पास में लाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी? इसकी दूरी कम होती जा रही है, और दूरी कम होने के कारण इसकी जो अक्षर हैं या वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देने लगती है। तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसको क्या नाम दे रहे हैं अपन? निकट बिंदु। इसी प्रकार से दूर बिंदु या दूरस्थ बिंदु, जो नाम से पता लग रहा है दूर, तो दूर तक कहाँ तक वस्तु अपन देख सकते हैं, तो वो अनंत बिंदु होता है अपना ये। देखो इसमें नेत्र से वस्तु की वह अधिकतम दूरी जो कि कितनी है? अनंत, जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी बिंदु को क्या नाम दिया है? दूर बिंदु। तो अधिकतम कहाँ तक देख सकोगे? अनंत। अनंत का मतलब जहां तक वस्तु अपने को दिखाई दे रही है वहां तक वो अनंत बिंदु कहलाएगा। तो कुल मिला के दोनों की यदि बात करें तो अपनी जो वस्तु जो दिखती है आपको वो कहाँ कहाँ दिखेगी? निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर है कम से कम, और दूर बिंदु जो अधिकतम अनंत तक है। तो इन दोनों की बीच की दूरी के मध्य ही अपन वस्तु को देखते हैं, या इसी को अपन दृष्टिपरास या दृष्टि क्षेत्र भी कह सकते हैं।